बायो एज बाय मेघना को इतना सारा प्यार देने के लिए शुक्रिया। लेट्स गो। आज हम एक बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक पे बात करेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये असल में एक कहानी है कि हम इंसानों ने इस प्लैनेट पे लाइफ की इतनी सारी वैरायटी को ऑर्डर में लाने की कोशिश कैसे की। तो चलिए शुरू करते हैं। सारी डिटेल्स में जाने से पहले एक बहुत ही बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। तुम ही सोचो, हमें चीज़ों को क्लासिफाई करने की, उन्हें ग्रुप्स में बांटने की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? व्हाट्स द पॉइंट? मैम, शायद अपनी यूज़ के लिए, जैसे ये पता करने के लिए कि कौन सा प्लांट हम खा सकते हैं या किस जानवर से दूर रहना है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही। शुरू में सब कुछ सर्वाइवल के बारे में ही था। इसी को हम कहते हैं यूटिलिटेरियन इंस्टिंक्ट। मतलब हम बस ये जानना चाहते थे कि कौन सी चीज़ फूड, शेल्टर या क्लोथिंग के काम आ सकती है। लेकिन टाइम के साथ साथ हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ती गई। फिर सवाल ये मेरे किस काम का है से बदलकर ये ऑर्गेनिज्म आखिर है क्या? और बस यहीं से साइंटिफिक शिफ्ट की शुरुआत हुई। तो चलिए अब देखते हैं कि साइंस के ये पहले ड्राफ्ट्स कैसे थे। साइंटिस्ट्स ने पहली बार फॉर्मल तरीके से इन लाखों स्पीशीज को एक ऑर्डर में लाने की कोशिश कैसे की। सबसे पहला जो बड़ा अटेम्प्ट था वो एरिस्टोटल ने किया था। उन्होंने चीज़ों को बहुत सिंपल रखा, बस उन चीज़ों पे बेस्ड जो वो देख सकते थे, जिसे हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डाल दिया, ट्रीज, श्रब्स और हर्ब्स, और एनिमल्स को 2 ग्रुप्स में, एक जिनके पास रेड ब्लड था और दूसरे जिनके पास नहीं। फिर आए लिनियस। उन्होंने प्रपोज किया अ वेरी फेमस सिस्टम, 2 किंगडम सिस्टम, प्लांटे सारे प्लांट्स के लिए और एनिमेलिया सारे एनिमल्स के लिए। ओह, ये तो बहुत ही सिंपल और साफ लग रहा है मैन। प्लांट्स, एनिमल्स, दैट्स इट। काफी नीट। हाँ, सिंपल तो था, बिल्कुल। लेकिन उसकी यही सिंप्लिसिटी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। वो जो साफ सुथरा फाउंडेशन दिख रहा था, उसमें धीरे धीरे क्रैक्स आने लगे। ओह अच्छा, तो इस सिस्टम में प्रॉब्लम क्या थी मैम? प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी थीं। बेसिकली ये जो 2 किंगडम मॉडल था ना, वो काफ़ी सुपरफिशियल था। उसने 3 फंडामेंटल बायोलॉजिकल सच्चाइयों को एकदम इग्नोर कर दिया। पहला, उसने प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को मिक्स कर दिया। दूसरा, उसने यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कोई फर्क नहीं किया। और तीसरा, उसने फोटोसिंथेटिक यानी अपना खाना खुद बनाने वालों को और नॉन फोटोसिंथेटिक जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। चलो पहली प्रॉब्लम को देखते हैं। बैक्टीरिया जैसे सिंपल ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन्हें हम कहते हैं प्रोकैरियोट्स, राइट? और प्लांट्स और एनिमल्स जैसे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स जिनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस होता है, वो कहलाते हैं यूकैरियोट्स। इस 2 किंगडम सिस्टम ने इन दोनों को एक साथ मिला दिया। ये तो वैसी ही बात हो गई जैसे आपने एक साइकिल और एक रॉकेट को एक ही कैटेगरी में डाल दिया, बस इसलिए कि दोनों व्हीकल्स हैं। इट जस्ट डजंट मेक सेंस। और तीसरा बड़ा फ्लॉ, फंजाई जैसे मशरूम्स, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, फिर भी उन्हें प्लांट्स के साथ रखा गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास सेल वॉल थी। लेकिन जब साइंटिस्ट ने थोड़ा डीप जाकर देखा तो पता चला कि प्लांट की सेल वॉल तो सेल्यूलोज से बनती है और फंगस की सेल वॉल काइटिन से, मतलब बिल्कुल अलग केमिकल कॉम्पोजिशन। ये कहना तो ऐसा ही हुआ जैसे पनीर और टोफू एक ही चीज़ हैं, क्योंकि दोनों व्हाइट ब्लॉक्स जैसे दिखते हैं, पर अंदर से तो वो बिल्कुल अलग है ना। एक मिनट मैम, तो आप कह रही हैं कि बैक्टीरिया को भी प्लांट माना जाता था सिर्फ एक सेल वॉल की वजह से? मतलब एक इतना सा सिंपल सा बैक्टीरिया और एक इतना बड़ा बनियान ट्री, दोनों किंगडम प्लांटे में थे। एग्जैक्टली, स्पॉट ऑन। इससे पता चलता है कि वो पुराना सिस्टम कितना सुपरफिशियल था। उसने ऐसे ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप बना दिया जिनके बीच में एक एक्सटर्नल फीचर के अलावा ऑलमोस्ट कुछ भी कॉमन नहीं था। तो इस पूरे कंफ्यूजन को सॉर्ट आउट करने के लिए एक नया आइडिया आया। साइंटिस्ट ने सोचा, व्हाट इफ हम सभी यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स के लिए एक अलग किंगडम बना दे। और इसी आइडिया से किंगडम प्रोटिस्टा का जन्म हुआ। अब देखो, क्लैमिडोमोनास जिसे पहले प्लांट सोचा जाता था और अमीबा जिसे पहले एनिमल सोचा जाता था, दोनों को प्रोटिस्टा में एक साथ ले आया गया। क्यों? क्योंकि उनके बाहरी डिफरेंसेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट उनकी अंदर की सिमिलैरिटी थी। दोनों सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स हैं। इन सारी प्रॉब्लम्स को देखने के बाद ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि हमें एक बेहतर सिस्टम की ज़रूरत है। हमें सिर्फ बाहर से दिखने वाली चीज़ों से आगे सोचना होगा। हमें एक ऐसा नया फ्रेमवर्क चाहिए था जो लाइफ की रियल कॉम्प्लेक्सिटी को दर्शा सके। ये स्लाइड हमारी जर्नी को बिल्कुल परफेक्टली दिखाती है। हमने शुरू किया स्टेज 1 से, मॉर्फोलॉजिकल, यानी सिर्फ फॉर्म और अपीयरेंस को देखना। फिर हम स्टेज 2 पर आए,
केमिकल एंड स्ट्रक्चरल, जहां हमने फंगाई को सेल वॉल के बेस पर अलग किया। फिर आया स्टेज 3 फाइलोजेनेटिक, जहां हमने एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को कंसिडर करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रोटिस्टा बना। और इन सब को मिलाकर हम एंड में पहुंचे स्टेज 4 द अल्टीमेट सिंथेसिस। और ये जो सिंथेसिस था, ये जो रेवोल्यूशनरी फ्रेमवर्क था, ये हमें दिया अमेरिकन बायोलॉजिस्ट R.H. विटेकर ने साल 1969 में, और उन्होंने सब कुछ बदल दिया। एक्सपर्ट ने प्रपोज किया द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, और इसका बेस सिर्फ एक या दो चीजें नहीं थीं, बल्कि 5 सॉलिड क्राइटेरिया थे: सेल स्ट्रक्चर, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी उनके एवोल्यूशनरी कनेक्शंस। और इनके बेस पर उन्होंने वो 5 किंगडम्स बनाए जो हम आज पढ़ते हैं: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी और एनिमेलिया। ओके मैम, अब समझ आया। आई एम रेडी। चलिए इन 5 किंगडम से मिलते हैं। ग्रेट। चलो अब इनमें डीप डाइव करते हैं और देखते हैं कि कैसे ये 5 क्राइटेरिया लाइफ को कितनी नीटली इन 5 बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, इस टेबल को बहुत ध्यान से देखो। चलो एक एक करके मैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहले सेल टाइप। यहाँ देखो, सिर्फ मोनेरा प्रोकैरियोटिक है, बाकी के चारों यूकैरियोटिक हैं। ये सबसे पहला और सबसे बड़ा डिवीजन है। अब आते हैं सेल वॉल पर। मोनेरा में है लेकिन नॉन सेल्यूलोसिक है। फंगाई में काइटिन की बनी है, प्लांटाई में सेल्यूलोज की, और एनिमेलिया में सेल वॉल है ही नहीं। देखा, इससे कितनी क्लैरिटी आ गई। इस एक कॉलम ने फाइनली फंगाई को प्लांट से अलग कर दिया। और अब मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फंगी हेटेरोट्रोफिक हैं, वो नेचर के डीकम्पोजर्स हैं। प्लांटाई ऑटोट्रोफिक हैं, वो प्रोड्यूसर्स हैं। और एनिमेलिया भी हेटेरोट्रोफिक हैं, वो कंज्यूमर्स हैं। वाओ मैम, अब सब एकदम क्लियर हो रहा है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी सिर्फ मोनेरा में एब्सेंट है, और बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंपल सेलुलर लेवल से शुरू करके कॉम्प्लेक्स टिश्यू और ऑर्गन लेवल तक जा रहे हैं। बिल्कुल सही पकड़ा, और ये स्लाइड उसी पॉइंट को कितने ब्यूटीफुली दिखाती है। विटेकर का सिस्टम सिर्फ रैंडम ग्रुपिंग नहीं है, ये एक एवोल्यूशनरी स्टेयरकेस है। ये लाइफ की जर्नी को ट्रेस करता है, सबसे नीचे सिंपल सिंगल सेल्ड मोनेरा से, फिर सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स प्रोटिस्टा तक, जो आगे जाकर 3 अलग अलग मल्टी सेल्यूलर ब्रांचेस में इवॉल्व हुए: फंगाई द डिकम्पोजर्स, प्लांटे द प्रोड्यूसर्स और एनिमालिया द कंज्यूमर्स। एकदम ब्यूटीफुल लॉजिकल स्टोरी है ये। तो चलो इस स्टेयरकेस के फाउंडेशन पे एक नजर डालते हैं। किंगडम मोनेरा, इसके सोल मेंबर्स हैं बैक्टीरिया। ये अर्थ पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ये आपको हर जगह मिलेंगे, गर्म पानी के झरने से लेकर गहरे समुद्र तक, यहाँ तक कि बर्फ में भी। उनकी सिंप्लिसिटी ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। और इन सिंपल से दिखने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी बहुत डाइवर्सिटी है। हम उन्हें उनके बेसिक शेप के बेसिस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। कॉकस मतलब गोल या स्फेरिकल, बैसिलस यानी रॉड शेप्ड, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड, और स्पाइरलम यानी स्पाइरल। तो देखो, एक ही किंगडम के अंदर कितनी वैरायटी है। लेकिन ये कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सबसे जरूरी बात ये है कि साइंस हमेशा इवॉल्व होती रहती है। जैसे 2 किंगडम सिस्टम को 5 किंगडम सिस्टम ने रिप्लेस किया, वैसे ही हमारी अंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होती जा रही है। मैम, तो क्या 5 किंगडम से भी आगे कुछ है? यस, मॉडर्न जेनेटिक टूल्स की मदद से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि किंगडम मोनेरा के अंदर भी बहुत गहरी डाइवर्सिटी है। उन्हें पता चला कि कुछ प्रोकैरियोट्स, जिन्हें आर्किया कहते हैं, वो जेनेटिक लेवल पर दूसरे बैक्टीरिया से बहुत बहुत अलग हैं। इसलिए अब एक 3 डोमेन सिस्टम प्रपोज किया गया है। ये सिस्टम मोनेरा को 2 डोमेन्स में स्प्लिट कर देता है, बैक्टीरिया और आर्चिया। तो इफेक्टिवली ये एक 6 किंगडम क्लासिफिकेशन बन जाता है। और यही हमें अपने फाइनल थॉट पर लाता है। हमने एरिस्टोटल के सिंपल ऑब्जर्वेशन से शुरू किया था और आज हम जेनेटिक एनालिसिस तक पहुंच गए हैं। तो सोचने वाली बात यह है, जैसे जैसे हमारे टूल्स और पावरफुल होते जाएंगे, जैसे जैसे हम समुद्र की गहराइयों को और दूसरे प्लैनेट्स को एक्सप्लोर करेंगे, व्हाट न्यू किंगडम्स, लाइफ के कौन से नए फंडामेंटल फॉर्म्स हम फ्यूचर में डिस्कवर कर सकते हैं। क्लासिफिकेशन की ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आज हम मिलने जा रहे हैं लाइफ के सबसे छोटे लेकिन शायद सबसे इम्पॉर्टेंट आर्किटेक्ट से। हम एक डीप डाइव करने वाले हैं किंगडम मोनेरा और किंगडम प्रोटिस्टा की अनोखी दुनिया में। ये वो 2 फंडामेंटल ब्लूप्रिंट्स हैं जिन्होंने आगे आने वाली हर चीज के लिए स्टेज सेट किया। तो इसे ऐसे सोचो, लाइफ के 2 बेसिक डिजाइन्स हैं। एक तरफ है प्रोकैरियोटिक सेल, समझ लो एक सिंपल सा 1 रूम स्टूडियो अपार्टमेंट।
सब कुछ एक ही कॉमन स्पेस में हो रहा है। और दूसरी तरफ है यूकैरियोटिक सेल। ये एक मल्टी रूम बंगलो जैसा है, जिसमें हर काम के लिए स्पेशल रूम्स यानी ऑर्गेनल्स बने हुए हैं। ये डिफरेंस ना एब्सोल्युटली क्रूशियल है, और यही हमारी आज की पूरी कहानी की है। तो चलो उस स्टूडियो अपार्टमेंट से शुरू करते हैं। किंगडम मोनेरा यानी लाइफ की नींव। ये सिर्फ एक सिंपल लाइफ फॉर्म नहीं है, ये वो चट्टान है जिसके ऊपर बायोलॉजी की पूरी कॉम्प्लेक्स इमारत खड़ी है। मैम, ये मोनेरन सेल देखकर तो लग रहा है कि बाहर से काफी सिंपल है। इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं है, कोई कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स नहीं है, तो फिर इसमें इतना स्पेशल क्या है? एग्जैक्टली, यही तो इसका सुपर पावर है। इसकी असली ताकत इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में नहीं, बल्कि अंदर चल रहे इंजन में है। मोनेरा के पास पूरी लिविंग वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डाइवर्स मेटाबॉलिक मशीनरी है। बेसिकली इसका मतलब है कि ये कुछ भी खाकर और कहीं भी रहकर जिंदा रह सकता है। इसे एक वर्सेटाइल फूड ट्रक की तरह सोचो, जो यूनिवर्स के किसी भी कोने में अपना स्टॉल लगा सकता है। अगर धूप है तो वो अपना खाना खुद बना लेगा, ये हो गए फोटोसिंथेटिक। अगर वहाँ अजीब-ओ-गरीब केमिकल्स हैं जैसे समुद्र की गहराइयों में, तो ये उनसे एनर्जी निकाल लेगा, ये हो गए कीमोसिंथेटिक्स। और अगर कुछ भी नहीं है तो ये दूसरों पर डिपेंड करेंगे, वो है हेट्रोट्रोफ्स। ये कहीं भी ऑलमोस्ट किसी भी हालत में सर्वाइव कर सकते हैं। तो मैम, ये जो हेटेरोट्रॉप्स हैं, जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ये हमारे लिए अच्छे हैं या बुरे? वेल, सच तो ये है कि इनके दो चेहरे हैं। एक तरफ ये हमारे ज़रूरी साथी हैं, जैसे वो बैक्टीरिया जो दूध को दही बनाते हैं और लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ यही कॉलरा और टाइफॉइड जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए भी जिम्मेदार हैं। सो ये लाइफ की कहानी में हीरो भी हैं और विलेन भी। ओके, अब मोनेरन फैमिली में थोड़ा और गहरा जाते हैं। इसकी दो मेन ब्रांचेस हैं। पहले हैं आर्कियोबैक्टीरिया, द अल्टीमेट सर्वाइवर्स, जो वहाँ रहते हैं जहाँ कोई और नहीं रह सकता। और दूसरे हैं यू बैक्टीरिया यानी ट्रू बैक्टीरिया, जो हमें लिटरली हर जगह मिलते हैं, हमारे आसपास और हमारे अंदर भी। आर्किया बैक्टीरिया को एक्सट्रीम्स का मास्टर समझो। इनके पास एक यूनिक सेल वॉल होती है जो एक केमिकल और थर्मल शील्ड की तरह काम करती है। कुछ, जिन्हें हैलोफाइल्स कहते हैं, इतने नमकीन पानी में थ्राइव करते हैं जैसे पार्टी कर रहे हों। और दूसरे थर्मो एसिडोफाइल्स ज्वालामुखी के गर्म झरने में ऐसे एंजॉय करते हैं जैसे उनका पर्सनल जकूजी हो। ये नेचर के ओरिजिनल डेयरडेविल्स हैं। और अब आते हैं यू बैक्टीरिया पर। ये वो बैक्टीरिया हैं जो हमारी दुनिया का एक फंडामेंटल हिस्सा हैं। फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, ना सिर्फ एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेकर मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, बल्कि अरबों साल पहले इन्होंने ही वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस की थी जिससे हमारा एटमॉस्फेयर बना, जिसमें हम सांस लेते हैं। ये प्लैनेट के छोटे लेकिन इंडिस्पेंसिबल किसान और टेराफॉर्मर्स हैं। तो मोनेरा ने लाइफ की नींव रखी। अब टाइम है द ग्रेट अपग्रेड का। चलो अब उस किंगडम की तरफ बढ़ते हैं जो इस सिंपल फाउंडेशन को हमारे आसपास की कॉम्प्लेक्स लाइफ से जोड़ता है, किंगडम प्रोटिस्टा। आई सी। तो अगर मोनेरा बेसमेंट है तो प्रोटिस्टा एक ब्रिज है जो प्लांट्स, एनिमल्स और फंजाई तक ले जाता है। पर मैम, ये इतना बड़ा इवोल्यूशनरी जंप आखिर हुआ कैसे? ऐसा क्या बदल गया? बहुत अच्छा सवाल। इसका जवाब बिल्कुल साफ है। सबसे बड़ा अपग्रेड हुआ सेल के स्ट्रक्चर में। मोनेरन सिंपल प्रोकैरियोट्स थे जिनका जेनेटिक मटेरियल बस सेल में इधर-उधर तैर रहा था, लेकिन प्रोटिस्ट्स बन गए कॉम्प्लेक्स यूकैरियोट्स जिनके पास अपने डीएनए को प्रोटेक्ट करने के लिए एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस था और अलग-अलग काम के लिए कई मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स थे। सिंपल स्टूडियो अपार्टमेंट अब एक फुली फर्निश्ड ऑर्गेनाइज्ड बंगलो बन गया था। राइट, और यही वजह है कि प्रोटिस्टा को डिफाइन करना इतना मुश्किल है। ये एक एवोल्यूशनरी मेल्टिंग पॉट है। इसे एक बायोलॉजिकल थाली या सैम्पलर प्लेटर की तरह समझो। एक ही कैटेगरी में कई अलग अलग, अक्सर अनरिलेटेड चीजें हैं। प्रोटिस्टा में आपको प्लांट लाइक, एनिमल लाइक और फंगी लाइक ऑर्गेनिजम्स सब एक साथ मिलेंगे। ये खूबसूरत, थोड़ी मेसी लेकिन बहुत जरूरी कैटेगरी है। ठीक है, चलो अब इस मेसी लेकिन इम्पॉर्टेंट किंगडम का एक छोटा सा टूर करते हैं ताकि तुम इसकी जबरदस्त डाइवर्सिटी को ठीक से अप्रिशिएट कर सको। तो ये रहा हमारी टूर का मेन्यू। हमारे पास हैं क्राइसोफाइट्स, समुद्र के मुख्य फोटोसिंथेटिक प्रोड्यूसर्स। फिर आते हैं डायनोफ्लैजेलेट्स, कवच पहने हुए स्विमर्स। हम मिलेंगे यूग्लिनॉइड से जो बेहतरीन शेप शिफ्टर्स हैं। उनके बाद है स्लाइम मोल्ड्स, नेचर के सबसे अजीब रिसाइक्लर्स। और आखिर में प्रोटोजोन्स, ओरिजिनल सिंगल सेल्ड शिकारी। हर ग्रुप की अपनी एक अलग ही कहानी है।
अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है इनकी स्ट्रैटेजीज का कॉन्ट्रास्ट। एक तरफ है युग्लिना, जब धूप होती है तो ये एक प्लांट की तरह बिहेव करता है और अपना खाना खुद बनाता है। जब अंधेरा होता है तो ये गियर बदलता है और एक एनिमल की तरह दूसरे माइक्रोब्स का शिकार करता है। ये डबल रोल निभाता है। और दूसरी तरफ है प्रोटोजोअन्स जैसे अमीबा, जो प्योर प्रेडेटर्स हैं। वो यूकैरियोटिक टाइम की शुरुआत से ही शिकारी रही हैं। प्रोटिस्ट सर्वाइवल स्पेशलिस्ट भी हैं। जब हालात खराब होते हैं तो अलग अलग स्लाइम मोल्ड्स इकट्ठे हो जाते हैं और एक बड़ा सा चलता फिरता सुपर ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं, ताकि खाना ढूंढ सके। वहीं दूसरी तरफ डायनोफ्लैजेलेट्स इतनी तेजी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं कि पूरे समुंदर को लाल कर देते हैं। इसे रेड टाइड कहते हैं और ये मछलियों और दूसरे समुद्री जीवों के लिए बहुत जहरीला हो सकता है। और ये देखो क्राइसोफाइट्स, जैसे कि ये डायटॉम्स, ये अपने लिए सिलिका से कांच जैसे खूबसूरत इंट्रिकेट शेल्स बनाते हैं। जब ये मर जाते हैं तो इनके शेल्स समुंदर की सतह पर जमा हो जाते हैं और लाखों सालों में डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं, एक ऐसी चीज जिसे हम आज फिल्ट्रेशन से लेकर पॉलिशिंग तक हर चीज में इस्तेमाल करते हैं। ये अपने पीछे एक बहुत ही प्रैक्टिकल और खूबसूरत विरासत छोड़ जाते हैं। तो हमने फाउंडेशन यानी मोनेरा को देखा और उस पर बने ब्रिज यानी प्रोटिस्टा को एक्सप्लोर किया। अब चलो सब कुछ कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कि ये पुरानी कहानी सीधे हम तक कैसे पहुंचती है। ओके मैम, तो ये सब देखने के बाद मैं ये सोच रही हूँ, मैं समझ गई कि प्रोटिस्टा में बहुत डाइवर्सिटी है। कुछ प्लांट लाइक हैं, कुछ एनिमल लाइक, पर ये इतना मेसी सा जिसे ठीक से क्लासिफाई भी नहीं कर सकते। ये किंगडम आखिर इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है? इससे सच में क्या फर्क पड़ता है? तो सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि प्रोटिस्टा की अहमियत इसमें नहीं है कि वो अब क्या है, उसकी अहमियत इसमें है कि उसने क्या मुमकिन बनाया। ये वो एवोल्यूशनरी ब्रिज है जो मोनेरन फाउंडेशन पर बना और जिससे प्लांट्स, एनिमल्स और फंगी जैसे कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर किंगडम्स पैदा हुए। हर पेड़, हर मशरूम, हर जानवर, यहाँ तक कि हम सब की शुरुआत उन्हीं इनोवेशन से हुई जो पहली बार इस किंगडम में दिखे। प्रोटिस्टा के बिना हम यहाँ होते ही नहीं। ये लाइफ की माइक्रोस्कोपिक शुरुआत और हम जिस मैक्रोस्कोपिक दुनिया में रहते हैं उसके बीच की सबसे जरूरी कड़ी है। चलो बच्चों, वेलकम। आज हम एक ऐसी दुनिया एक्सप्लोर करेंगे जो है तो हमारे चारों तरफ पर हमें दिखती नहीं है। वी आर गोइंग टू डिकोड द बायोस्फीयर और फोकस करेंगे इसके दो सबसे छोटे पर सबसे पावरफुल मेंबर्स पर। तो हमारे आज के दो मेन कैरेक्टर्स हैं प्रोटोजोआ और फंगाई। एक है सिंगल सेल्ड और दूसरा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जमीन के नीचे एक पूरा नेटवर्क बना सकता है। देखने में छोटे हैं पर इनका इम्पैक्ट वो बहुत बड़ा है। वाम, ये दिखने में इतने स्मॉल हैं, हाउ कैन दे हैव अ बिग इम्पैक्ट? एग्जैक्टली, वही तो इनकी बड़ी दुनिया है। ये एक ऐसी इंट्रिकेट, मतलब एक ऐसी कॉम्प्लिकेटेड दुनिया बनाते हैं जिसका असर हम सब पर पड़ता है। कुछ हमें बीमार कर सकते हैं तो कुछ पूरे के पूरे इकोसिस्टम को जिंदा रखने के लिए जरूरी हैं। दे आर टाइनी बट सो माइटी। ठीक है, तो पहले मिलते हैं हमारे फर्स्ट ग्रुप से, द प्रोटोजोआ। हम इनको पहचानते हैं उनके चलने के स्टाइल से, उनके अंदाज से। बेसिकली उनका मूवमेंट ही उनकी आइडेंटिटी है। एक सिंगल सेल, एक अकेला सेल, वो चल कैसे सकता है? उसके पास तो लेग्स भी नहीं होते। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पहला ग्रुप आते हैं अमीबॉइड्स। ये बनाते हैं स्यूडोपोडिया। इसका मतलब होता है फॉल्स फीट, यानी झूठे पैर। इन्हीं झूठे पैरों से वो आगे बढ़ते हैं और अपना खाना भी पकड़ते हैं। इट्स लाइक जब जहां जरूरत पड़ी वहां एक नया पैर उगा लिया। नेक्स्ट हैं फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। इनके पास एक लंबा विप लाइक यानी चाबुक जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे फ्लैजेलम कहते हैं। ये एक प्रोपेलर की तरह काम करता है, उन्हें आगे धकेलता है। अच्छा, अ whip. Isn't this the one trypanosoma जो स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है? बिल्कुल सही। नाउ लुक एट दीज, द सिलिएटेड प्रोटोजोआ। इनकी बॉडी पे हजारों छोटे छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको सीलिया कहते हैं, और ये सब एक साथ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन में मूव करते हैं, बिल्कुल जैसे एक बोट के ओर्स, मतलब चप्पू एक साथ चलते हैं। ओह, जैसे बोट रेस में होता है। वाओ। एक्सपर्ट। और फाइनली आते हैं स्पोरोजोअन्स। ये ग्रुप थोड़ा अलग है। इनके पास मूवमेंट के लिए कोई स्पेशल स्ट्रक्चर नहीं होता। इनकी पहचान इनकी इन्फेक्शियस स्पोर लाइक लाइफ साइकिल से होती है, और इस ग्रुप का सबसे बदनाम एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम, जिससे मलेरिया होता है। ओके, चलो अब हमारे दूसरे कैरेक्टर की तरफ चलते हैं, फंगी। देखो, ये ना तो प्लांट्स हैं और ना ही एनिमल्स। इनका अपना एक अलग ही किंगडम है।
और ये अक्सर जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा हिडन वेब, एक जाल बनाकर रहते हैं। इस वेब को कहते हैं माइसीलियम। सोचो जैसे एक बरगद के पेड़ की जड़ें, रूट्स, अंडरग्राउंड दूर दूर तक फैल जाती हैं, बिल्कुल वैसा ही इसको इमेजिन करो। ये पूरा नेटवर्क पतले पतले धागों जैसे फिलामेंट से बना होता है, जिन्हें हाइफे कहते हैं। अब ये जो हाइफे हैं ये दो तरह के हो सकते हैं। सेप्टेट हाइफे में क्रॉस वॉल्स होती हैं जो उन्हें अलग अलग सेल्स में बांट देती हैं, जैसे एक ट्रेन के अलग अलग डब्बे होते हैं ना, वैसे। दूसरे होते हैं कोइनोसिटिक हाइफे, जो एक ओपन हाईवे की तरह हैं, एक कंटिन्यूअस ट्यूब जिसमें कोई डिवाइडर नहीं है। तो अब एक इम्पॉर्टेंट सवाल आता है, इतना बड़ा नेटवर्क अपना खाना कैसे मैनेज करता है? फंगी के मेन्यू में क्या होता है? आई गेस वो सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेते होंगे। गुड गैस, बट इट्स मोर इंटरेस्टिंग देन दैट। फंगी के बेसिकली 3 बड़े काम हैं। पहला, द रिसाइक्लर्स यानी सैप्रोफाइट्स। इनको इकोसिस्टम के कबाड़ी वाला समझ लो, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करके रिसाइकिल करते हैं। दूसरा, द पैरासाइट्स जैसे पुसीनिया, जो गेहूं की फसल खराब कर देता है। और तीसरा, द कोलैबोरेटर्स यानी सिम्बायोन्ट्स। ये म्यूचुअली बेनिफिशियल पार्टनरशिप में रहते हैं, जैसे अच्छे स्टडी पार्टनर्स। नाउ इनके लाइफ साइकिल में एक बहुत ही यूनिक स्टेज है जिसे कहते हैं डाइकैरियोफेज। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 सेल्स का साइटोप्लाज्म तो फ्यूज हो जाता है, इसको प्लाज्मोगेमी कहते हैं, लेकिन उनके न्यूक्लियाई तुरंत फ्यूज नहीं होते। मतलब? इसको ऐसे समझो जैसे ये एक बायोलॉजिकल रोका या एंगेजमेंट सेरेमनी है, जहां 2 फैमिलीज मिल गई हैं, लेकिन एक्चुअल शादी यानी कैरियोगैमी वो बाद में होगी। इतनी डाइवर्सिटी है इनमें तो जाहिर है इनका फैमिली ट्री भी काफी बड़ा है। फंगाई को अलग अलग कासेस में डिवाइड किया गया है। अब ये सब रटने की जरूरत नहीं है, बस इनकी डाइवर्सिटी को अप्रिशिएट करना जरूरी है। चलो कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहले हैं फाइकोमाइसीड्स। इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है राइजोपस। नाम सुना है? जरूर सुना है। ये वही फंगस है जो ब्रेड पर लग जाती है। अरे हाँ, ब्लैक मोल्ड, अब याद आया। राइट। आगे बढ़ते हैं तो आते हैं बसीडियोमाइसीड्स। इस क्लास में आते हैं हमारे जाने पहचाने मशरूम्स जैसे एगैरिकस। तो देखा, ये क्लासिफिकेशन हमें साइंटिफिक नामों को उन चीजों से कनेक्ट करने में हेल्प करता है जो हम रोज देखते हैं और कभी-कभी खाते भी हैं। तो इतना सबको सीखने के बाद हम आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, फंगी हमारे दोस्त हैं या दुश्मन? और इसका जवाब इस इमेज में है। ये बिल्कुल एक सिक्के के 2 पहलू जैसा है। एक तरफ है पेनिसिलियम, वो फंगस जिसने हमें लाइफ सेविंग एंटीबायोटिक पेनिसिलिन दी, और दूसरी तरफ है पुच्चीनिया, जो गेहूं की फसल बर्बाद कर सकता है। वाओ, तो ये हीरो भी है और विलन भी। एग्जैक्टली, द वर्डिक्ट इज ये दोनों हैं। दे आर एजेंट्स ऑफ क्रिएशन, हमें दवाइयां, ब्रेड और बियर देते हैं, और एट द सेम टाइम दे आर एजेंट्स ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो हमारी खेती को बर्बाद कर सकते हैं। सच में अ डबल एज्ड स्वॉर्ड। तो अब अगली बार जब तुम ब्रेड पर फंगस देखो तो क्या नजर आएगा? एक दुश्मन जो तुम्हारा खाना खराब कर रहा है, या एक लाइफ गिवर जिसके रिश्तेदारों ने लाखों जानें बचाई हैं? सोचने वाली बात है। अब मैं उससे अलग नजर से देखूंगी। और यही तो इस अनोखी अनसीन वर्ल्ड की खूबसूरती है। The answer is never simple. चलो बच्चों, आज ना हम लाइफ के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल को समझेंगे। We're going to dive deep into taxonomy. ये लाइफ को क्लासिफाई करने की साइंस है। बेसिकली हम हर चीज को, बड़े से बड़े जानवर से लेके उन रूल ब्रेकर्स तक जो जिंदा होने की डेफिनेशन को ही चैलेंज करते हैं, सबको समझेंगे। तो सोचो, इस धरती पर लाखों करोड़ों तरह की लिविंग थिंग्स हैं। इन सबको हम समझेंगे कैसे? इसे ऐसे इमेजिन करो जैसे एक बहुत बड़ी कॉस्मिक लाइब्रेरी है लाइफ की। हर लिविंग थिंग उस लाइब्रेरी की एक अलग किताब है, अपनी अलग कहानी के साथ। मैम, ये तो सुनने में ही इतना ज्यादा लग रहा है। इतनी सारी किताबों को मतलब कोई ऑर्गेनाइज कैसे करेगा? एग्जैक्टली, यही तो टैक्सोनॉमी का सबसे बड़ा सवाल है। इतनी बड़ी लाइब्रेरी के लिए हम एक फाइलिंग सिस्टम कैसे बनाएं? बिल्कुल। तो देखो, सदियों से हमने इस लाइब्रेरी के लिए एक सिस्टम बनाने की कोशिश की है। सबसे पहले अरिस्टोटल ने शुरू किया, बहुत सिंपल ग्रुप्स बनाए। प्लांट्स को उन्होंने हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज में बांट दिया, और एनिमल्स को उनके पास रेड ब्लड है या नहीं उस बेसिस पर। फिर काफी टाइम बाद 18th सेंचुरी में लिनियस आए, उन्होंने 2 किंगडम सिस्टम दिया, प्लांटे और एनिमेलिया। बस 2, सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स। ये तो बहुत ही सिंपल है। लेकिन मैम, ये सिंपल सिस्टम्स आखिर फेल क्यों हो गए? बहुत अच्छा सवाल है। प्रॉब्लम ये थी कि ये पुराने सिस्टम्स ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में फर्क नहीं कर पाते थे, मतलब सिंपल सेल्स और कॉम्प्लेक्स सेल्स के बीच में। और तो और, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, फोटोसिंथेटिक, और जो दूसरों पर डिपेंड करते हैं, उनको भी अलग नहीं कर पाए। सिस्टम बहुत बेसिक था,
जैसे फंजी को ही ले लो, वो दिखते तो प्लांट्स जैसे हैं पर अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब उन्हें कहाँ रखते? सब गड़बड़ हो गया था। इसीलिए हमें एक बेहतर कार्ड कैटलॉग की जरूरत थी, और ये है वो द 5 क्राइटेरिया ब्लूप्रिंट ऑफ लाइफ। इसे ऐसे समझो कि ये 5 यूनिवर्सल रूल्स हैं जिससे हम लाइब्रेरी की किसी भी किताब को, मतलब किसी भी लिविंग थिंग को आसानी से क्लासिफाई कर सकते हैं। और ये रूल्स ऊपरी सिमिलैरिटीज पर नहीं बल्कि गहरी एवोल्यूशनरी सच्चाइयों पर बेस्ड हैं। ओके, तो पहला रूल है मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है मैम? आसान भाषा में इसका मतलब है तुम खाना कैसे खाते हो। इसके 2 मेन तरीके हैं। एक है ऑटोट्रोफिक, मतलब अपना खाना खुद बनाना, बिल्कुल वैसे जैसे घर पर किचन में खाना बनता है। और दूसरा है हेट्रोट्रोफिक, यानी खाने के लिए दूसरों पर डिपेंड करना, बिल्कुल जैसे हम स्विगी या जोमेटो से ऑर्डर करते हैं। अच्छा, ये तो समझ आ गया। और दूसरा रूल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन? ये बताता है कि बॉडी कितनी कॉम्प्लेक्स है। क्या तुम सिर्फ एक सेल से बने हो, यानी यूनिसेल्युलर, या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइज्ड सेल्स, टिश्यूज और ऑर्गन से बने हो, यानी मल्टीसेल्युलर। समझ लो, एक ईंट और एक पूरी इमारत के बीच का फर्क है ये। ठीक है, तो आप जब हमें रूल्स पता चल गए हैं, सारे क्राइटेरिया समझ आ गए हैं, चलो अब लाइब्रेरी के 2 सबसे बड़े और जाने माने सेक्शंस को एक्सप्लोर करते हैं, द ग्रेट किंगडम्स ऑफ प्लांटे एंड एनिमेलिया। तो सबसे पहले किंगडम प्लांटे। ये हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स जो एक ही जगह रहते हैं। ये ऑटोट्रॉफ्स हैं, मतलब अपना खाना खुद बनाते हैं। इनकी सबसे खास बात है इनका सेल वॉल, जो सेल्यूलोज का बना होता है। समझ लो ये उनका घर है जो उन्हें एक स्ट्रक्चर देता है। और उनके पास होते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, जो उनका किचन है जहां वो सनलाइट से अपना खाना बनाते हैं। और दूसरी तरफ है किंगडम एनिमेलिया, यानी हम लोग। हम हेट्रोट्रोफिक कंज्यूमर्स हैं। हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते, इसलिए हमें उसे ढूंढना पड़ता है, हमें मूव करना पड़ता है। इसीलिए हमारे पास प्लांट्स की तरह सख्त सेल वॉल नहीं होती। उसकी जगह हमारे पास कॉम्प्लेक्स न्यूरोमोटर सिस्टम्स होते हैं, शिकार करने और खाना ढूंढने के लिए। अब देखो ये स्लाइड कितनी आसानी से इन दोनों के बीच का फर्क दिखाती है। प्लांट्स अपना एक्स्ट्रा फूड स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करते हैं, जबकि एनिमल्स उसे ग्लाइकोजन या फैट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। प्लांट्स की ग्रोथ इनडेफिनिट होती है, मतलब वो लगातार बढ़ते रहते हैं, पर एनिमल्स एक खास साइज और शेप तक ही ग्रो करते हैं। तो मैम ये तो काफी आसान लग रहा है, बस प्लांट्स और एनिमल्स। लेकिन रुको, हर लाइब्रेरी में एक रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन भी तो होता है ना, जहां ऐसी किताबें रखी जाती हैं जो रूल्स फॉलो नहीं करती। बायोलॉजी में भी ऐसे ही कुछ रूल ब्रेकर्स हैं, द एसेल्युलर एंटिटीज। चलो देखते हैं कि लाइफ कितनी सिंपल हो सकती है। एक पूरा यूकैरियोटिक सेल इमेजिन करो। अब उसकी सारी मशीनरी निकाल दो, सिर्फ एक प्रोटीन का कोट और थोड़ा सा जेनेटिक मटेरियल रहने दो, तो ये बन गया एक वायरस। ओके, तो बेसिकली एक प्रोटीन का बॉक्स जिसके अंदर थोड़ा सा जेनेटिक कोड है। बिल्कुल। अब एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, उस प्रोटीन कोड को भी हटा दो। अब क्या बचा? सिर्फ एक नंगा सा आरएनए का टुकड़ा, वो है एक वायरॉइड। ओह वाओ, मतलब कोई कोड नहीं, सिर्फ कोड। एग्जैक्टली। और अब आखिरी और सबसे अजीब स्टेप, इस आरएनए को भी हटा दो। अब सिर्फ एक अजीब तरह से फोल्ड हुआ प्रोटीन बचा है, उसे कहते हैं प्रियॉन। कोई जेनेटिक मटेरियल नहीं, कुछ नहीं। वेट मैम, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो क्या ये जिंदा है या नहीं? आर दे अलाइव और नॉट? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। ये कोट उनके इस अजीब नेचर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है। इनर्ट आउटसाइड अ होस्ट, बायोलॉजिकली डोमिनेंट विद इन, मतलब होस्ट के बाद ये नॉन लिविंग है, जैसे मिट्टी का एक कण। लेकिन जैसे ही ये किसी जिंदा सेल के अंदर जाते हैं, ये उस पर कब्जा कर लेते हैं और डोमिनेंट हो जाते हैं। तो इनका स्ट्रक्चर समझना बहुत जरूरी है। वायरस आसान भाषा में एक हाईजैकर है। ऊपर एक प्रोटीन का कोट होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं, और उसके अंदर होता है इन्फेक्शियस कोर, या तो डीएनए या आरएनए। ये होस्ट सेल की मशीनरी को हाईजैक करके अपनी हजारों कॉपीज बनाता है। ये एक ऑब्लिगेट पैरासाइट है, मतलब होस्ट के बिना इसका कोई वजूद ही नहीं है। और फिर आते हैं इनसे भी सिंपल चीजें, वायरॉइड्स। ये तो सिर्फ नंगे आरएनए होते हैं, बिना किसी प्रोटीन कोड के। ये ज्यादातर प्लांट्स में बीमारियां फैलाते हैं, जैसे पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। और प्रायॉन्स तो और भी अजीब हैं। ये सिर्फ गलत तरीके से फोल्ड हुए प्रोटीन्स हैं, जो दूसरे नॉर्मल प्रोटीन्स को भी अपने जैसा गलत फोल्ड करवा देते हैं, जिससे मैड काउ डिजीज जैसी भयानक न्यूरोलॉजिकल बीमारियां होती हैं। वाओ, तो इन तीनों में आखिर बेसिक फर्क क्या है? ये टेबल इनके बीच के फर्क को बहुत अच्छे से दिखाती है।
देखो, वायरस में डीएनए या आरएनए प्लस प्रोटीन है, वायरॉइड में सिर्फ आरएनए है और प्रियॉन में सिर्फ प्रोटीन है। वायरस के पास कैप्सिड है, बाकी दोनों के पास नहीं। ये टेबल इन रूल ब्रेकर्स की परफेक्ट समरी है। पर रुको, एक और तरह का रूल ब्रेकर है, लाइकन्स। ये सिंपल नहीं बल्कि सुपर कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि ये एक नहीं, दो अलग-अलग ऑर्गेनिजम्स हैं जो एक साथ एक होकर रहते हैं। एक फंगल कंपोनेंट है माइकोबायोन्ट, जो घर और प्रोटेक्शन देता है, और दूसरा एल्गल कंपोनेंट है फाइकोबायोन्ट, जो फोटोसिंथेसिस से दोनों के लिए खाना बनाता है। ये एक परफेक्ट पार्टनरशिप है। तो अब हमने सारे पीसेस देख लिए हैं, किंगडम्स, उनके क्राइटेरिया और सारे रूल ब्रेकर्स। चलो अब अपने फाइनल मैप की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब एक साथ कैसे जुड़ता है। द फाइनल मास्टर चार्ट ऑफ आवर लाइब्रेरी ऑफ लाइफ। ओके, चलो इसे देखते हैं। ये मास्टर मैट्रिक्स हर उस चीज को ऑर्गेनाइज करता है जिसके बारे में हमने बात की। देखो, प्लांटे और एनिमेलिया पांचों क्राइटेरिया को पूरी तरह से फॉलो करते हैं। लाइकेंस ड्यूअल कंप्लायंस दिखाते हैं। लेकिन उन एसेलुलर एजेंट्स को देखो, वायरसेस, वायरॉइड्स और प्रियॉन्स, ये हमारे बनाए हुए ज्यादातर रूल्स को तोड़ देते हैं। अब समझ आ रहा है मैम। वीरॉइड्स और प्रियॉन्स के कॉलम्स देखिए, उनमें तो ज्यादातर एक्स या ब्लैंक स्पेसेस हैं। ये तो लगभग हर ट्रेडिशनल क्राइटेरिया पर फेल हो रहे हैं। एग्जैक्टली, यही तो लाइफ और नॉन लाइफ के बीच की बाउंड्री है। ये लाइफ लाइक एजेंट्स की आखिरी सीमा है, हमारी समझ का किनारा है ये। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये पूरा सिस्टम सिर्फ चीज़ों को डब्बों में बंद करने के बारे में नहीं है। टैक्सोनॉमी सिर्फ कैटेगराइजेशन नहीं है, ये जिंदा रहने की अलग अलग अजीबोगरीब बायोलॉजिकल स्ट्रैटेजीज का एक मैप है। एक प्लांट की ऑटोट्रोफी से लेकर एक शिकारी के सेंसस तक और एक अकेले फोल्ड हुए प्रोटीन के छुपके से किए गए हाईजैक तक। और मैं तुम्हें इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ती हूँ। क्या हो अगर क्लासिफिकेशन इस बारे में ना हो कि कोई चीज़ क्या है, बल्कि इस बारे में हो कि वो जिंदा रहने के लिए क्या करती है। शायद लाइफ का असली मतलब उसके फॉर्म में नहीं बल्कि उसकी स्ट्रैटेजी में है। इसके बारे में ज़रूर सोचना।